केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गेहूं सहित रबी की फसलों के एमएसपी में इजाफे को दी मंजूरी। प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। स्थानीय निकायों की सभी इकाइयों में स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी लगाने के दिए निर्देश। जल संरक्षण पर आधारित 2 दिवसीय कृषि मेले का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हुआ शुभारंभ। कई राज्यों से पहुंचे हैं किसान। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंचकुला के लघु सचिवालय में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उपायुक्त ने किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने साल 2022 से 2023 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जबकि जौ में एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चने की एमएसपी में 130 रुपए, मसूर और सरसों की एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक 400 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ समय में अलग अलग फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले किए जा रहे हैं वो किसानों की आय दोगुनी करने की ओर एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कपड़ा मंत्रालय को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को राहत दी और किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएलआई योजनाओं का लाभ लेते हुए भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व दिखा पाएगा। हमारी डिसेबिलिटी है बाकी देशों के समक्ष, जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगती है, दूसरे देशों पे नहीं लगती है, उस डिसेबिलिटी को भी हम कवर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही दिशा दी कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जिसके साथ ट्रेड करने में 2 तरफा फायदा होगा, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए और वाणिज्य मंत्रालय उस पर भी तेज गति से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के निर्णय का प्रदेश के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि ये केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय निर्णय है। एमएसपी की बढ़ोतरी से किसानों को भारी लाभ मिलेगा और किसान की आमदनी में भी इजाफा होगा। उन्होंने इस कल्याणकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सरकार ने निर्णय लिया है फसल के दामों के ऊपर, वे उचित है और इससे सरकार व किसानों का सही समय पर लाभ होगा। सरकार ने जो मैं इस फसल का मूल्य दिया उसका हम धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने जो रेट बढ़ाया ना रबी फसलों के, जी पहले कम मिलता था हमें, अब बढ़ाने से ज़्यादा पैसा मिलेगा, उससे माहौल अच्छा होगा घर का और आमदनी होगी। हम इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो सरकार ने हमारे फसलों के रेट बढ़ाए हैं, चने हैं, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, खुम्बी है, जिस तरह कोई भी फसल है, बहुत अच्छा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह स्वच्छ भारत मिशन भी हमारी प्राथमिकता है। इसलिए जन भागीदारी के साथ प्रदेश के हर गांव और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फंड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण केवल उन्हीं स्थानों पर करवाया जाए जहां पर आवश्यकता हो और इसकी संस्तुति रिपोर्ट की समीक्षा की जरूरत हो तो वो भी करवाई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खंड एवं जिला स्तर पर बनाए गए आदर्श गांव दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसके अलावा शहरों को भी स्वच्छ बनाने के लिए स्थानीय निकायों के बीच स्वच्छता व सौंदर्यीकरण प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएं। उन्होंने स्थानीय निकायों की सभी इकाइयों में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से 2 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ किया गया। कृषि मेले में प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी किसान शामिल हुए। कृषि मेले में आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसानों में भारी उत्साह दिखाई दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि जल संरक्षण विषय के साथ 2 वर्ष के बाद रबी कृषि मेले का आयोजन किया गया है। वर्तमान समय में कृषि में सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग करने की आवश्यकता है ताकि कम सिंचाई में किसान अधिक पैदावार प्राप्त कर सके। जल संरक्षण की बात है, हमारी पीढ़ियां उसी से सुरक्षित रह सकती हैं इस सोच के साथ, और ये पूरा देश वर्ष इसकी इंतजार में था कि कब हम दोबारा से आमने सामने बैठ पाएंगे। जो माइक्रो इरिगेशन है, जो सूक्ष्म सिंचाई है, उसकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा ताकि कम पानी का प्रयोग करते हुए हम अधिक पैदावार ले सकें। बागवानी में इसका अच्छा प्रयोग हुआ है। अब कपास, गन्ना, जो दूरी पे लगाई जाने वाली फसलें हैं, उसमें काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। और इस दिशा में यदि हम बढ़ेंगे, न केवल पानी की बचत है बल्कि हम जो टपका सिंचाई है उससे अपने खाद और दूसरे जो आयात हैं वो भी दे पाते हैं। मेले के दौरान किसानों की कृषि संबंधी सभी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए हैं, जहां किसानों द्वारा पूछे गए सवालों का समाधान किया गया और फसलों, बीजों, किस्मों व अन्य सभी प्रकार की जानकारी मुहैया करवाई गई। कृषि मेले में आए किसानों ने कहा कि उन्हें मेले में आकर कृषि की नई तकनीकों का पता चला है और उन्नत किस्मों के बीजों व स्प्रे की जानकारी भी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि मेले में आकर उन्हें फसलों की अच्छी किस्म के बीज कम दामों में मिल जाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ होता है। कृषि मेले में हम हर साल आते हैं। यहाँ पर नई नई तकनीक होती है, बीजों के बारे में, खाद के बारे में, कृषि मशीनरी के बारे में किसान को हर टाइम नई नई जानकारी मिलती है। और ये मतलब कृषि मेला अपने उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला है। सरकार भी वो बता रही है किसान के बारे में, भाई नए नए तकनीक के बारे में, ऐसे खेती करो, कम खर्चे की खेती करो आप, ताकि जमींदार को, इसमें किसान को ज़्यादा फायदा हो, मुनाफा। यहाँ पे आके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कई चीज़ों की जानकारी जो मैंने घर पर ना मिल रही थी वो यहाँ आके देखने के लिए मिली। पंचकूला के लघु सचिवालय में सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा और अभिलेखागार विभाग हरियाणा के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पंचकूला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ सचिवालय से शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों द्वारा आज़ादी के संग्राम में दिए गए योगदान को इस प्रदर्शनी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उपायुक्त ने जिला वासियों से आग्रह किया कि वो इस प्रदर्शनी को आकर देखें और अपने इतिहास को जानें। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी से युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। तो उनको हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन रहा है आज़ादी की लड़ाई में, उसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी कि आगे भी जैसे हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया और देश को आज़ाद कराया, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। पंचकुला की नगराधीश ने बताया कि आज़ादी की लड़ाई में प्रदेश के क्रांतिवीरों की गाथा को इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। जिला वासियों ने बताया कि इस प्रदर्शनी द्वारा लोगों को प्रदेश द्वारा आज़ादी में दिए गए योगदान की जानकारी मिल रही है। हरियाणा के जो क्रांतिकारी वीर रहे हैं, उनकी जो योगदान रहा है हमारी इस आज़ादी की लड़ाई में, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। तो मैं पंचकुला के निवासियों से यही आग्रह करूँगी कि वो इस प्रदर्शनी को आके देखें, खास तौर से युवा जो इसको देख के और भी ज़्यादा प्रेरित होंगे। हरियाणा के बारे में, पंजाब के बारे में, जो छोटे छोटे स्थानों पर उन्होंने योगदान दिया, जैसे हाँसी हिसार, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था। बस ठीक है, किले देखें, हम देख आते हैं पुराने, हमें पता नहीं होता, लेकिन यहाँ से हमें पता लग जाता है उसके बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के जो योगदान है सेनानी, उनके बारे में बच्चों को बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी प्रदर्शनी है। वीरों की जुबानी और अभिलेखों द्वारा अपने स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बताने की कोशिश की गई है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है। आने वाली
पीढ़ियों को इस बारे में ये सारी जानकारी मिले और आगे भी इसी तरह के प्रयास होते रहें। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर की शुरुआत की। इस सर्वे का पहला दौर अगस्त 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 की व्यापकता 8% पाई गई थी और दूसरा दौर अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 की व्यापकता 14.8% पाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस सर्वे को करने के लिए लगभग 2200 मेडिकल स्टाफ को लगाया गया है और इस सर्वे की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सर्वे में 6 साल से अधिक आयु के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा और ये सर्वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी होगा। इस सर्वे में कुल नमूनों का 60% ग्रामीण क्षेत्र व 40% शहरी क्षेत्र के लोगों का अनुपात होगा। पहली बार जब हमने किया था तो 8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। दूसरी बार जब हमने किया तो 14.3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। इसमें हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं। 6 साल एंड अबव से हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं, गाँव को भी कवर कर रहे हैं, शहरों को भी कवर कर रहे हैं। इसकी करने के लिए लगभग 2200 मेडिकल स्टाफ जो हैं वो इसमें लगेंगे और 2 हफ्ते में ये सारी रिपोर्ट कंपाइल होकर हमारे पास आ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया अब तक प्रदेश में लगभग 1,73,00,000 पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने लोगों से इस साल सभी त्योहार घरों में ही रहकर मनाने की अपील की ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस साल फेस्टिवल अपने घर में मनाओ, पब्लिकली सामूहिक तौर पर ये फेस्टिवल सीजन ना मनाया जाए, ये हमने अपील की है। थर्ड वेव को रोकने में जनता बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है, इसी बात का डर और खतरा है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 37,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 39,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवा कर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.48% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,74,08,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 278 मामले सक्रिय हैं। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.66% है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 4500 ई टिकटिंग मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत सभी 24 बस डिपो पर इस योजना को 6 महीने में लागू कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और रोडवेज के सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा ई टिकटिंग सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि ई टिकटिंग शुरू होने से रोडवेज बसों में मुफ्त पास और रियायती कोटे के तहत यात्रा करने वाली सवारियों को एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड को जैसे ही कंडक्टर अपने ई टिकटिंग कियोस्क पर स्कैन करेगा, उस यात्री की यात्रा से संबंधित डाटा कंट्रोल रूम में आ जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नेत्रदान पर मिथकों और झूठी मान्यताओं को दूर करने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियों को शामिल करके हर राज्य में स्थानीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान शुरू करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देश में जितनी कॉर्निया की ज़रूरत है उतनी मिल नहीं पा रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आँखों की देखभाल के लिए ग्रामीण इलाकों में आई अस्पताल खोलने की ज़रूरत है। एम्स में आयोजित 36वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों को टीवी और स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स से दूर रखने की ज़रूरत है ताकि वो इसके एडिक्ट न बन जाएं। एम्स की तरफ से बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या कम हुई है। should be made aware that the noble act of donating their eyes would enable people with corneal blindness to see the beautiful world by restoring their vision. If all of us make pledge to donate our eyes, we can treat the entire backlog of cases waiting for
corneal transplant. अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गेहूं सहित रबी की फसलों की एमएसपी में इजाफे को दी मंजूरी। प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। स्थानीय निकायों की सभी इकाइयों में स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी लगाने के दिए निर्देश। जल संरक्षण पर आधारित 2 दिवसीय कृषि मेले का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हुआ शुभारंभ। कई राज्यों से पहुंचे हैं किसान। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंचकूला के लघु सचिवालय में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उपायुक्त ने किया शुभारंभ। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।